सभी यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मित्रों को अनुज सर की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और ईद के साथ साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर के एमसीक्यूज आज हम लोग करेंगे। और जैसा कि आपको बताया था, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज कर चुके हैं। चूँकि लाइव सेशन में मैंने देखा कि बहुत कम लोग प्रेजेंट रहते हैं, चूँकि संडे का दिन होता है और सभी लोग बिजी ज़्यादा रहते हैं, ये ऑब्जर्व किया है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अब मुझे लगता है कि जब लाइव में आप लोग 5 से 6 लोग, लास्ट ईयर लाइव जो दिया था सेशन उसमें मुश्किल से 6 और 7 लोग प्रेजेंट थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल के एमसीक्यूज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि इनको अगर आप तैयार करेंगे तो मान के चलिए एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़ ये ज़रूर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। अमंग द फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द रैपिड हाइड्रोलिसिस, इसमें से किसकी रैपिड हाइड्रोलिसिस होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। और डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पूरा ग्रुप पूछा है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, SF6 जो होता है ये केमिकली इनर्ट होता है। पहले आप समझ लीजिए, ये केमिकली जो होता है वो इनर्ट होता है, और जब केमिकली इनर्ट होगा तो रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब पहला ही कैंसिल हो गया तो पूरी सीरीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग दूसरे BCl3 को यूज़ कर लेते हैं तो BCl3 का हाइड्रोलिसिस जो है वो हो जाता है। ठीक है, आर्थोबोरिक एसिड का भी हो जाता है, लेकिन फिर इसमें SF6 आ गया तो पॉसिबिलिटी फिर यहाँ पर भी कट जाती है। SI सिलिकॉन का आसानी से हाइड्रोलिसिस हो सकता है, पढ़ा है आपने। PCl5 का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। यहाँ पर फिर SF6 आ गया तो SF6 जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर हम लोग ये नहीं करेंगे। अब इनके रिएक्शंस भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे BCl3 लिया और हमने इसमें 3H2O डाल दिया तो हमारा बन जाता है H3BO3 बन जाता है और साथ में 3HCl निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग SiCl4 को यूज़ करते हैं तो SiCl4 जो है वो रिएक्शन करेगा हमारा 4H2O से और बनाएगा आपका H4SiO4 बना लेगा, सिलिसिक एसिड बना लेता है। इसी तरीके से PCl5 भी रिएक्शन करेगा वाटर के मॉलिक्यूल से, तो आपको पता होना चाहिए POCl3 बनाता है। तो फिर ओवरऑल ऑप्शन मेरे हिसाब से यही करेक्ट होगा। इस ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद कह रहा है द रिएक्शन ऑफ द सॉलिड XeF2 एंड AS5 ये रेशियो में दिए गए हैं। तो हमेशा क्या करना क्या है कि एक चीज़ और भी ध्यान यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको कि अगर हम XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड को लेते हैं, ये फ्लोरीन कंपाउंड है, यहाँ पर जो है वो द रिएक्शन ऑफ सॉलिड, इन दोनों की जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करा के देख लेते हैं, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर XeF2 ले लेता हूँ और AsF5 ले लेता हूँ। इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो फ्लोरीन यहाँ से यहाँ पॉसिबिलिटी है ये XeF नेगेटिव बन जाए और ये AsF6 जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाना चाहिए। तो जीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो फ्लोरीन डोनर है, ये फ्लोरीन डोनेट कर देगा, तो इसका मतलब वह फ्लोरीन फिर जाएगा कहाँ? फ्लोरीन यहाँ पर आएगा, तो यानी कि ये फिर हो जाएगा आपका AsF7 हो जाना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोवेलेंट पेंटाफ्लोराइड AsF भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। तो AsF5 है ना, तो AsF6 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने AsF5 था, मैं 6 समझ रहा था, वैसे भी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके का सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों का जो रेशियो का जो प्रोडक्ट है फिर मेरे हिसाब से यही आएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी एक्यूरेट होना चाहिए, तो सी को यहाँ पर भी टिक कर लीजिए। एक से एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेपरेट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि लुईस एसिडिटी BF3 की कम होती है BCl3 से, जबकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन से। ये होता क्यों है? ऐसा होने का कारण ये होता है
कि अगर हम BF3 को देखते हैं तो बोरॉन के अंदर आपने नोट किया होगा कि ये हमने बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाया, बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ये बोरॉन और भी इधर फ्लोरीन लगाए, इधर फ्लोरीन लगाए। तो इसमें आप बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, तो यहाँ पर 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका एक रह जाएगा और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके दो आ जाएंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो बोरॉन की जो 2p ऑर्बिटल है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है फ्लोरीन के साथ में, यानी कि फ्लोरीन के साथ में जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाएगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो सिंपल सा मेरे हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि BF3 का जो बोरॉन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल, आपको एक वैकेंट पी ऑर्बिटल ये वाली जो दिख रही होगी, वो फ्लोरीन के साथ कंप्लीटली यूटिलाइज हो जा रही है, और यूटिलाइज होने की वजह से बॉन्ड जो है वो क्या हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को मेंटेन कर दे रहा है, और इससे एसिडिटी क्या होगी, वो लेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसी से। जबकि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होगी तो आसानी से कर लेगा। तो फिर जो आंसर होना चाहिए, फिर वो आंसर मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, स्ट्रॉन्गर 2p बॉन्ड एज कंपेयर, स्ट्रॉन्गर 2p बॉन्ड ऑफ बोरॉन एज कंपेयर टू द 2p फ्लोरीन बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो यही आंसर आप सटीक लगाइएगा और ये जवाब भी होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद आइए, पायरोजीन हैज़ द क्लास ऑफ सिलिकेट मिनरल्स से, तो सिलिकेट मिनरल्स में पढ़ाई आपने 11th क्लास की बुक अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एग्जिबिट ए पॉलीमेरिक, ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर दिखा ही रहा है, ये सिलिकॉन है छोटा वाला और ये आपका ऑक्सीजन है बड़ा वाला। तो लेकिन ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, अभी देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में दिया हुआ है सिंपलेस्ट रिपीटिंग, ओहो सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हम लोग इसमें बताएंगे। देखिए ऊपर देख लेते हैं कि इसकी सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या होनी चाहिए। चलिए ऊपर ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है आपके, ओ ऑक्सीजन 3 है, सिलिकॉन 1 है, यानी कि SiO3 होना चाहिए। और ऊपर आना चाहिए कि दो तरफ से बॉन्डिंग है तो यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, तो ऊपर दो निगेटिव आना चाहिए, होल N कर देते हैं। तो यहाँ पर SiO3 का होल ऊपर दो नेगेटिव वाला ही ऑप्शन एक्यूरेट होगा, तो इसको बिल्कुल सही कर लीजिए। उसके बाद आइए, द नंबर ऑफ द फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द बोरॉन क्लस्टर, बोरेन के क्लस्टर में ये हमारा नंबर ऑफ ये है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है। वैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, B12 और H12 दोनों हाइड्रोजन बोरॉन का नंबर बराबर है। तो अगर हम लोग बेज रूल के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करते हैं, बेड रूल बोलते हैं आप लोग, तो उसमें BH यूनिट कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो BH यूनिट आप नोट कर पा रहे होंगे, तो BH यूनिट अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी। आप एक काम और भी कर सकते हो कि BH यूनिट हो जाएंगी, वैसे तो आपको BH 12 यूनिट दिखाई दे रही, 12 हो जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ में नेगेटिव भी दो हैं, और दो दो के बीच में बॉन्डिंग पेयर है, तो उसका मतलब दो गुना कर दीजिए भाई, एक BH में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24 हो गए, प्लस दो हो गए यानी कि 26। तो ये 26 टोटल हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपका 26 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 13 आना चाहिए। तो आंसर इसका फिर आपको डी मिलना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर जो है आप लोग डी लगा लीजिए, ये डी आंसर नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, और आप इस वीडियो के द्वारा जो है अपनी पूरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना, इस बार केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से है। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है। वाइट फॉस्फोरस बिलोंग, वाइट फॉस्फोरस जो है वो बिलोंग करता है निडो सिस्टम को। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है सिंपल सिस्टम है, और ये सिंपल सिस्टम जो है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है वाइट फॉस्फोरस का, ऐसा होता है। यहाँ पर हर जगह फॉस्फोरस, यहाँ भी फॉस्फोरस होगा, यहाँ पर भी फॉस्फोरस होगा, यहाँ पर भी फॉस्फोरस होगा। तो यानी P4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी है वही हम बनाएंगे। तो P4 है, तो P4 का मतलब हुआ कि आपका ये BH2 सिस्टम को फॉलो करेगा, और BH2 का होल 4 बन जाना चाहिए। तो BH2 का भाई P4 है, तो BH2 का होल 4 हो गया, तो ये BH2 का होल 4 का मतलब 4 बोरॉन हो गया 4, और हाइड्रोजन हो गए 8। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आपका
इस पर नेगेटिव कितने, 4 हैं, तो 4 ही नेगेटिव लगा लेते हैं हम लोग। तो इट शुड बी, फिर V4H8 जो है निडो सिस्टम में आता है। V4H8 जो है वो निडो सिस्टम को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम लोग निडो सिस्टम लगाते हैं। द लुईस एसिड करेक्टर ऑफ BF3 BCl3 बहुत आया है पीजीटीज के एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, पीजीटीज में खूब आया है। पीजीटी 2009 में भी मिलेगा, 2013 में भी क्वेश्चन है, 2021 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन 100% यही नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत, लुईस एसिड करेक्टर हमेशा इसका कम इसका ज़्यादा है, एंड सो ऑन बढ़ता है। तो 7th वाले का जो ऑप्शन होना चाहिए वो बढ़ता है, हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, BF3 BCl3 BBr3। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। और बेरियम, उसके बाद टाइटेनियम सिलिकॉन का जो किस क्लास के अंदर सिलिकेट हैं, किस क्लास के अंदर बिलोंग करेंगे, तो आप जानकारी ले लीजिए कि इसके अंदर जो प्राइमरी यूनिट है वो अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो Si3O9 यूनिट है, जिस पर अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं, क्योंकि इधर का हिस्सा पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाएं तो ये SiO3 यूनिट का रिपीटिशन है। देख लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ, SiO3 ऊपर 3 नेगेटिव अगर मैं लगा देता हूँ, 3 ने 2 3 6, 2 यूनिट लगाने पड़ेंगे, 2 यूनिट लगाता हूँ तो इसकी रिपीटिशन है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए। तो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो Si3 हो जाएगा, O9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेम वही स्ट्रक्चर बिलोंग कर रहा है, ये साइक्लिक हो जाएगा। यानी साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे जुड़ेगी रिंग, और उसके बाद एक रिंग आपकी ऐसे जुड़ना चाहिए, और एक रिंग आपकी फिर कैसे जुड़ेगी, ये ऐसे जुड़ना चाहिए। ये 3 रिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आपके जो यहाँ पर होंगे, ये मैं रेड कलर के जो बना करके दिखा रहा हूँ, ये फिर ऑक्सीजन हो जाने चाहिए। ये ऑक्सीजन, ये भी कॉर्नर पर ऑक्सीजन हो जाने चाहिए, ये कॉर्नर पर ऑक्सीजन हो जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। और इसी तरीके से अंदर हम लोग इस तरीके से बोरॉन यहाँ पर डॉट डॉट एक बोरॉन ये बना दें, डॉट डॉट एक बोरॉन, वो सॉरी सिलिकॉन बना दें, एक सिलिकॉन ये बना दें क्योंकि सिलिकेट है ना। और इसी तरीके से एक सिलिकॉन ये बना दें और एक सिलिकॉन हम यहाँ बना दें, तो ये स्ट्रक्चर हम जनरेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक, यहाँ पर साइक्लिक सिलिकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम सिलिकॉन का कंपाउंड है, इसको हम लोग कॉमर्शियली क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग ढंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग ढंग का क्वेश्चन है। इसे हम लोग, आपको याद होगा कि इसको हम लोग क्रिसोटाइल के नाम से जानते हैं, ये क्रिसोटाइल है। अब ये क्रिसोटाइल जो होता है, ये एक्चुअली में एस्बेस्टस होता है, जो वाट हीट रेजिस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज हीट रेजिस्टेंट कंपाउंड, ये हीट रेजिस्टेंट है, ये हीट रेजिस्टेंट है, ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसका आंसर जो है फिर वो ए होना चाहिए, तो इसको ए नोट कर लीजिए। ये नोट करते चले जाइए क्वेश्चन, नहीं तो आप पछताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाई ट्रीटिंग द फॉस्फेट रॉक विद, अगर ट्रिपल फॉस्फेट आपको प्राप्त करना है तो हम किससे फॉस्फेट रॉक की रिएक्शन कराएं, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट है तो सिंपल सी बात है कि हमें H3PO4 तो लेना ही पड़ेगा। और रिएक्शन क्या हो सकती है, वो रिएक्शन भी आप नोट करो। आप इसको 12th क्लास में रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, CA3 हो जाता है, PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में रिएक्शन करा लो 4H3PO4 की, जैसे रिएक्शन कराओगे 3CaH2PO4 का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम रिएक्शन में जो आंसर चेक करेंगे वो आंसर हमारा फिर ये होना चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल 100% क्वेश्चंस अपडेटेड हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन मेंटेन करते हुए, और नॉर्मल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, मतलब आंसर के लिए आपको दिमाग पर, बुद्धि पर जोर जरूर लगाना पड़ेगा। ये द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन में जरूर पूछा गया है। तो यहाँ पर पीजीटी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ या फिर टीजीटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये बहुत आया है क्वेश्चन, फॉस्फोरस एसिड में स्ट्रक्चर पहले बना लें, ये फॉस्फोरस एसिड का हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। H3PO3 हो जाता है, और H3PO3 में
आप नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर केवल 2 ही एच रिलीज़ हो पा रहे हैं, तीसरा एच रिलीज़ नहीं हो सकता है। तो केवल 2 ही OH ग्रुप यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर 2 OH ग्रुप यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 ही OH हैं और ये डाई बेसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये डाई बेसिक है, क्योंकि यही 2 एच रिलीज़ हो सकते हैं, तो इट इज़ डाई बेसिक एसिड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की सीरीज़, इन क्वेश्चंस को करना अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छे से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप पर जाकर के जुड़ सकते हैं, जिस ऐप हमारा www.aromaChemistry classes एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर भी ये ऐप अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर भी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से ही है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है। तो प्लीज़ इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने लिए जो है वो प्रिपरेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। तो BH3.CO इज़ मोर स्टेबल देन BF3, बहुत इंपॉर्टेंट, देन BF3CO, BF3.CO। BH3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, BF3.CO कम स्टेबल। आप जान रहे हैं कि BF3, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि BH3 जो मोर स्टेबल इसलिए हो जाता है कि BH3 सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ पर आपको साब प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, साब प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। एसिड सॉफ्ट एसिड और बेस प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर साब प्रिंसिपल आप लगा दीजिए, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, ठीक है ना। इस तरीके से साब प्रिंसिपल अगर आप लगाते हैं, ऐसे भी लिखते हैं सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस, ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसलिए आप उसको परेशान ना होइएगा। तो यहाँ पर आपको जवाब क्या देना चाहिए, देखो एक ये सॉफ्ट एसिड है, ये नहीं सॉफ्ट, ये बेस हो जाएगा, ये सॉफ्ट बेस हो गया। चलिए, और ये आपका हो गया सॉफ्ट बेस जो है ये एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो CO इज़ मोर स्टेबल। ये तो BH3 जो है वो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन करेगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से अ, मैं एक काम ये करूँ, ये हो गया सॉफ्ट एसिड, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से ही कंबाइन करता है, तो आंसर मिलान करना पड़ेगा। CO इज़ ए सॉफ्ट बेस, ठीक है, एंड BH3 सॉफ्ट एसिड है, ये तो लिखा नहीं है, चलिए, एंड BF3 आर सॉफ्ट, ठीक, BF3 भी सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट हो गया। लेकिन ये सॉफ्ट हो गया, ये यहाँ पर ये आपका सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट बेस, और ये हार्ड एसिड हो गया, ये हार्ड एसिड हो गया, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है इन दोनों में फास्टर हो जाएगी। तो आप सिंपल वे में कह सकते हो कि BH3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो क्या फिर मैं ए को लगाऊं, सेलेक्ट करूं यहाँ पर कि CO इज़ ए सॉफ्ट बेस एंड BH3 BF3 आर सॉफ्ट, है ना, एंड हार्ड एसिड रिस्पेक्टिवली, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो BH3 जो है वो सॉफ्ट एसिड हो गया और BF3 जो है सॉफ्ट हार्ड एसिड हो गया, इसीलिए संभावना थोड़ी यहाँ पर कॉम्बिनेशन कम, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ रहता है, हार्ड का हार्ड के साथ में रहता है, ठीक है। वो यूजिंग द क्लोरोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट, क्लोरोबेंजीन को सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाए, और रिएजेंट नीडेड फॉर एन इनसफिशियंट एंड इफिशियंट सिंथेसिस ऑफ द बोराजाइन, बोराजाइन को बनाना है। तो 13 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोराजाइन आप जानते हैं, लेकिन क्लोरीन का डेरिवेटिव होना चाहिए यूजिंग क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट द रिएजेंट नीडेड फॉर एन इफिशियंट सिंथेसिस ऑफ द बोराजाइन। तो बोराजाइन अगर हमें बनाना पड़े तो हमें फिर लेना पड़ेगा क्लोरो डेरिवेटिव 2Cl3 B3 N3 और H3, या B3H3N3 भी लिख सकते हो। साथ में इसकी रिएक्शन करा दो आप 6NaBH4 के साथ। तो फिर मेरे हिसाब से 6NaBH4, अब तो काम हमारा हो गया, आगे बन जाएगा B3 बोराजाइन बन ही जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, B3 बनेगा, H6 बनेगा और N3 बन जाएगा, तो ये बोराजाइन बन गया। तो फिर कंपाउंड के हिसाब से फिर आंसर मेरा होना चाहिए, अब लेकिन आंसर तो मैच नहीं किया, NaBH4 मिल गया और आपका NH4Cl और BCl3 भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमें बनाना पड़ेगा, इन दोनों की मदद से बनाना पड़ेगा, तो इसको बना के देख लेते हैं। BCl3 ले लिया
और NH4Cl ले लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी, जो मैंने ये प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव यही लिख दिया है, तो ये बन जाएगा Cl के 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा यही वाला NH4Cl BCl3 और NaBH4 ही सही आना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप पूरी तरीके से द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर फॉलोज द ऑर्डर। किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो फॉलो करते हैं सबसे, अब आप देख लीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये मैग्नीशियम हो गया, ये 12 होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम आपका 13 होता है, सल्फर आपका 16 होता है, और फॉस्फोरस आपका 15 होता है। चूँकि फॉस्फोरस की वैल्यू सल्फर से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड P3 होगा, इस वजह से ये ज़्यादा होगा। तो फिर मेरे हिसाब से, हालांकि आना इस इधर चाहिए, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ पर P3 की स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द बोरॉन ट्राईहेलाइड, अभी आपको मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बोरॉन ट्राईहेलाइड की क्या होनी चाहिए। तो जो 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, और इस 15वें क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम में भी मिल सकता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वहाँ उल्टा लिखा था, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, BR3 BCl3 BF3, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, among the following diatomic molecule one show the EPR signal। EPR सिग्नल इसमें से कौन सा शो करेगा, तो आपका EPR का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। EPR का मतलब आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि EPR में क्या कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा, आपने सुना होगा NMR सिग्नल, EPR सिग्नल। तो NMR सिग्नल आपने सुने हैं, बिल्कुल सेम वही EPR सिग्नल कहलाता है। ठीक है, EPR इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस, वही पैरामैग्नेटिक वाला कंडीशन है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से कंडीशन ये बन जाती है कि यहाँ से पैरामैग्नेटिक हो गया, ये रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वही है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ही है। तो अब हम लोग NMR या EPR सिग्नल जब निकालते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या आएगी, अमंग द फॉलोइंग डाई एटॉमिक कौन सा होना चाहिए। अब डाई एटॉमिक के लिए कंडीशन है कि हमारे पास Li2 है, ये है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं हम लोग, हम ये देखें कि किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हम देखते हैं, बोरॉन में क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, टोटल हो जाता है 10, और 10 में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ पर 8 हो गया। तो उसके बाद 10 डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, तो पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y)। तो 1 1 यहाँ हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये तो अनपेयर्ड में चला जाना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि पैरामैग्नेटिक स्पेसीज में ही डायटोमिक मॉलिक्यूल है। पैरा EPR सिग्नल हमेशा वहीं मिलेंगे जहां पर पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक इसमें आ भी रहा है, तो फिर क्या आंसर यही है। इसमें देखें जरा, लिथियम में आएगा 3 दूनी 6, 2 2 4 6 पेयर्ड हो गया। कार्बन में आएगा आपका 6 दूनी 12, तो 2 2 फिर हो जाएंगे, फिर पेयर्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन में 14, ये भी पेयर्ड होता है, तो फिर आंसर एक्यूरेट है, यही आएगा। बोरॉन पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक का मतलब ही फिर वही हो जाता है कि यहाँ पर EPR सिग्नल निकल के आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये 26 से 27 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है, एक ही क्वेश्चन पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन रिपीट जो पीछे अभी मैंने किए थे, उन क्वेश्चंस का डाटा भी इसी में मर्ज किया गया है, तो इन क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, द आइडियल मोलर रेशियो ऑफ द NaHPO4 एंड NaH2PO4, दोनों का आइडियल रेशियो क्या है। तो दोनों का अगर हम आइडियल रेशियो देखने की कोशिश करते हैं, तो आप चेक कर लीजिए, द आइडियल मोलर रेशियो ऑफ Na2HPO4 और NaH2PO4। तो मुझे लगता है कि जब दोनों को गर्म किया जाता है, जब दोनों गर्म करके देखें तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं पता लग पाएगा कि आंसर क्या होगा। तो दोनों को गर्म कर लेते हैं। दोनों को गर्म करने का मतलब हो गया कि रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और रिएक्शन क्या होगी, फिर दो मॉलिक्यूल ने NaH2
NaH2PO4 लिया और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ NaH2PO4 के साथ में। इसके कितने ले लेता हूँ, बैलेंस करना पड़ेगा, 3 दूनी 2 दूनी 4 3 7, यानी कि प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा सोडियम पेंटाफॉस्फेट बनाना पड़ेगा। और सोडियम पेंटाफॉस्फेट का मतलब हुआ कि Na बनेंगे यहाँ पर 7 और P बनेंगे 5 और O बनेंगे 16। ठीक है, चेक कर लो, 2 दूनी 4 3 7 हो गया, 5 हो गया ना, 3 2 ये हो गए, 3 5, ठीक है, एक्यूरेट है। तो रेशियो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आना चाहिए वो 2:3 का रेशियो आना चाहिए। तो यहाँ पर 2:3 का रेशियो प्रडिक्ट कर दूँ तो ये हो गया आपका 2:3। द टोटल चार्ज ऑन द फॉस्फेट एनायन, फॉस्फेट एनायन पर टोटल चार्ज कितना आना चाहिए। तो फॉस्फेट एनायन जो आपको कंपाउंड लिखा गया है, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा, इसको तोड़ने पर आपको 7 Na पॉजिटिव बनेंगे। तो जब 7 Na पॉजिटिव बनेंगे तो इतने वाले हिस्से पर 7 ही निगेटिव आएंगे ना, तो यहाँ पर फिर 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, 19th क्वेश्चन पर चले आइए कि द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट ऑफ द एस दे रखी है और टेम्परेचर भी दिया हुआ। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट जिस फार्मूले से निकालते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट इज इक्वल टू हो जाता है हाफ, और अंडर रूट में आ जाएगा, याद होगा आपका 2kT अपॉन B-1। एक बार आप लोग भी फार्मूले को चेक कर लीजिए। यहाँ पर B की वैल्यू रख दीजिएगा 8.5 रख दीजिएगा, और टेम्परेचर आपको पता ही है केल्विन में है, पुट कर दीजिएगा, है ना। ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे इजी वे में, और साथ ही साथ आप वैल्यू जो है वो K की हमें चाहिए होगी। K की वैल्यू क्या रखेंगे, द मोस्ट पॉपुलेटेड वैल्यू ऑफ K की वैल्यू तो फिर क्वेश्चन नंबर में मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। तो K की वैल्यू, हाँ, K की वैल्यू होनी चाहिए जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट के आसपास। चलिए आप H की वैल्यू के बराबर रख करके देखिएगा, इसका आंसर क्या निकल करके आता है। आप चेक करके हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 19th का आंसर क्या आएगा। 19th का आंसर क्या आना चाहिए, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके आप ज़रूर बताएंगे, तब हमें पता लगेगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम लोगों को HC/λ का फार्मूला भी लगा करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। और लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड विद BCl3 at 140 डिग्री सेल्सियस फॉलोड द NaBH4 गिव्स द प्रोडक्ट X, द फार्मूला X क्या होना चाहिए। तो BCl3 के NH4Cl से अभी हमने पीछे कराई थी रिएक्शन, तो इसका मतलब बोराजाइन ही बनेगा। द रिएक्शन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड BCl3 एट 140 फॉलोड बाय NaBH4, तो पीछे भी कराई थी हमने, बोराजाइन ही बना था। तो यहाँ हम बी को ही लगा लेते हैं, बोराजाइन। और 21वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21वां है। इस 21वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिए, और ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज एन, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। एक्स जो है ऊपरी वाले से रिलेट कर गया है, एक्स इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, बिल्कुल इसमें से ट्रू फॉल्स, ट्रू लगाना है। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, नहीं है। एक्स अंडरगोज द एडिशन विद HCl, ये हो रहा है, एडिशन विद HCl हो रहा है, HCl के साथ में ऐड किया जा रहा है, तो ये तो सही है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एक्स इज मच फास्टर, नहीं हो पाएगी बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये बोराजाइन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता है। तो 21 वाले का जवाब फिर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यानी बी पे अभी संभावना टिकी है। एक्स अंडरगोज द पॉलीमेराइजेशन, तो गिब्स प्रोडक्ट, ये पॉलीमेराइज अब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पॉलीमेराइज्ड है, ऑलरेडी पॉलीमेराइज्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी सॉल्ट है, पॉलीमेराइज्ड है, HCl से पॉजिटिव निगेटिव होता है, रिएक्शन कर सकता है। तो फिर मेरे हिसाब से आंसर केवल बी ही होना चाहिए। ये आंसर बी पे चेक करिए, और आपके आंसर का इंतज़ार भी मैं करूँगा। 21 वाले में क्योंकि एक्स बोराजाइन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन का ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नॉट दिया है तो बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पर नॉट दिया तो पहला मेरे हिसाब से गलती हो रहा है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा एक्स मच फास्टर, तो फास्टर नहीं करता है, वो बेंजीन ही करता है फास्टर। तो एक्स 100%, पॉलीमराइजेशन 90 डिग्री पे होगा नहीं, तो फिर आंसर यही होना चाहिए कि ट्रू फॉर द एक्स, यही स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा। तो ये मैंने 21 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है पीरियोडिक टेबल के स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी जान के पीरियोडिक टेबल के स्पेशल क्वेश्चन की मैंने आपको ये सीरीज़ दी। पीरियोडिक टेबल के स्पेशल क्वेश्चंस हैं, और अगर इनको स्पेशल क्वेश्चंस को आपको करना है तो फिर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको बेस्ट परफॉर्मेंस क्वेश्चंस की देते रहेंगे, जिससे कि आप अपने पूरी केमिस्ट्री को अपडेट रख सकें। तो इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री को अपडेट रखना है, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारे ऐप पर भी बने रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे और हमें चाहेंगे आपको बेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू, बाय बाय।